Hello everyone, my name is Akash Sharma and today I am going to teach you civics class 8 chapter 1 that is the Indian Constitution यानी कि भारत का संविधान। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, ये कैसे बना, किन किन लोगों ने मिलकर बनाया और इसके क्या यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसको दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है मोनार्की के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर। वो सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो एक देश की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लॉज जो है जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कंसिस्ट करता है एक सेट ऑफ रूल्स को और प्रिंसिपल्स को जिससे कि एक देश को चलाया जा सकता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, यानी कि विचार जो है आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि फॉर्म हुई थी दिसंबर 1940 में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है 300 मेंबर थे 1946 के अंदर। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, है ना, देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का खत्म किया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब ऑफिशियल काम के लिए। और उसके बाद जो है इसको प्रॉपर देश के अंदर जो इम्प्लीमेंट कराया गया था 26 जनवरी 1950। अब जो मेन फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो है फेडरलिज्म, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो है जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो वाला सिस्टम। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि सभी लोगों के सभी ऑफिसेस की और पावर्स अलग अलग होंगी, कोई किसी के ऊपर जो है कोरिलेट नहीं करेगा, किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो है आजाद कोर्ट सिस्टम जो है किसी के अंडर में ना हो और जो है कोर्ट को कोई धमका ना सके। उसके बाद सेक्युलरिज्म, यानी कि देश का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, है ना। अब 6 फंडामेंटल राइट जो ग्रांटेड किए गए थे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। अब सर इसमें सारी डेफिनेशंस हैं कि सेकुलर स्टेट इज दैट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजियन एज स्टेट। यानी कि सेकुलर स्टेट क्या होता है? वो स्टेट होती है, वो देश होता है जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो होगा वो देश का रिलीजन नहीं होगा, है ना, कि सभी धर्म बराबर। और सोसाइटी जो बाउंड होती है कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को मानने के लिए, जो कि हमें दूसरे प्रकार के समाजों से अलग बनाता है। जैसे कि माँ बाप कहते हैं ना कि कुछ ऐसे काम जो होते हैं जो कि इंसान करते हैं, है ना, जानवर नहीं करते। तो इंसान और जानवरों में जैसे अंतर होता है वैसे ही कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें जो है दूसरे प्रकार के समाजों से अलग बनाते हैं। ये रूल्स जो बड़े स्तर पर अलग अलग कम्युनिटीज फॉर्म करती हैं, सभी लोग मिलकर फॉर्म करते हैं एक दूसरे के कंसेंसस से, यानी कि एक मत होकर। और मॉडर्न कंट्रीज में जो है इस कंसेंसस को क्या बोल दिया जाता है? रिटर्न फॉर्म में लिख दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बोल दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन आइडियाज प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार का हम देश चाहते हैं और कैसे हम रहना चाहते हैं उस देश के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कुछ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को हमें अग्री कराने के अंदर, इसके अंदर हम चाहते हैं कि देश भाई कैसे चलाया जाए, इसके अंदर किस तरह की गवर्नमेंट होगी। और एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पूरी देश की जनता जो है अग्री करती है और चाहती है कि भाई देश हमारा ऐसे चले। अब प्रिंसिपल्स और आइडियाज जो मोनार्की के, यानी कि राजा के राज के, यानी कि राजे रजवाड़े जो होते हैं, मोनार्की का मतलब राजा का सिस्टम, है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, इलेक्शन नहीं होती। तो मोनार्की के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेमोक्रेसी के आइडिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसीलिए जब नेपाल की गवर्नमेंट नेपाल की लोगों ने जब मोनार्की को उखाड़ फेंका जड़ से, तो उनको एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जल्दी से एक नया बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको कि वे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था एक लंबे समय। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है एक नेचर, डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि एक देश के राजनीतिक एनवायरनमेंट का जो है नेचर डिफाइन करता है कि कैसा एक देश है। मोनार्की के अंदर राजा जो है सुप्रीम पावर होता है, वहीं पर डेमोक्रेसी के अंदर जनता जो है रूल करती है देश को और गवर्नमेंट चलाई जाती है उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उन नेताओं के द्वारा जिसको कि गवर्नमेंट चुनती जो है जनता चुनती है, सॉरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्क्राइब करता है कुछ रूल्स जो है जिसके अंदर जो है जैसे कि हमने किसी नेता को चुन लिया तो ऐसा ना हो कि आगे वो नेता उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करे और जिसके अंदर जो है वो हमें हमको ही जो है परेशान करे। इसके लिए फंडामेंटल राइट का सेक्शन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
है ना? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे उनको किसी भी तौर पर उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, किसी भी तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन के ऊपर, धर्म के तौर पर, रेस के यानी कि किस काले हैं या गोरे हैं, कास्ट कोई भी जाति के हों, कोई भी जेंडर हो उनका और कोई भी जन्म स्थान। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई डोमिनेंट ग्रुप यानी कि जैसे कि जो लोग नंबर में ज्यादा हैं, जैसे कि देश के अंदर हिंदू जो है नंबर में ज्यादा है, ऐसा ना हो कि वे मुस्लिम को और क्रिश्चियंस को परेशान करने लगे, तो कोई डोमिनेंट ग्रुप जो है माइनॉरिटी के लोगों को परेशान न करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन करता है कुछ रूल्स, जिससे कि जो है माइनॉरिटीज को बराबर हक मिले और माइनॉरिटीज अपने आप को बराबर समझे मेजोरिटी के, और कोई भी जो है अपने आप को एक मतलब सुप्रीम पावर ना समझने लगे क्योंकि वो लोग नंबर में ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमें कुछ सर्टेन डिसीजंस लेने से, जो कि जिनको लेकर हम बाद में पछताएंगे, ऐसे जैसे कि कोई सोचे कि भाई अब राजा का राज होता, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे फैसले लेने से ही पहले ही रोक देता है, ताकि हम बाद में जो है पछताए ना कि भाई ऐसा हमने गलत डिसीजन ले लिया। कई बार हम कोई काम कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि अरे यार ये नहीं करना, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो सारी चीजें करने से रोकता है। अब इंडिपेंडेंस के बाद सभी लोगों ने एक मत होकर अग्री किया कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, जिसके अंदर सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, एक संविधान की जरूरत थी, जो इंश्योर करेगा एक परफेक्ट डेमोक्रेसी को, एक परफेक्ट लोकतांत्रिक समाज बनाएगा। तो एक ग्रुप लगभग 300 लोगों का इकट्ठा हुआ, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने 1949 में, जो कि समय समय पर मिलते और उन्होंने मिलकर जो सबसे अच्छे विचार थे, जो सबसे अच्छे लॉज थे, उनको बनाया, इकट्ठा किया और भारतीय संविधान को तैयार कर दिया। देयर वर सो मेनी फैक्ट, कई सारे फैक्टर्स थे जिनके अंदर वे एक दूसरे से अग्री नहीं कर पाते थे, कोई फैसला जो है दूसरे फैसले के साथ मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी इस मुश्किल टास्क को पूरा किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फाइनलाइज किया गया बहुत सारे यूनिक फीचर्स के साथ। अब फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म प्राइम फीचर है, मतलब सबसे बड़े फीचर में से एक है का संविधान की, जो रेफर करता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी देश के अंदर, यानी कि हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पंचायती राज सिस्टम है। ऐसा इसलिए होता है कि इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स अच्छा होता है, एक एरिया मतलब एक इंसान के पास ज्यादा पावर्स नहीं जाती, और जो है उसके बाद एक एरिया का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है, एक जगह का, एक देश का सही डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि हर जो डिपार्टमेंट, हर जो सरकार अपने अलग तरीके से सोच सकती है और जो है अपने देश को सही से चला सकती है। तो इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है और जिसके अंदर पंचायती राज जो है थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, वाइल जो है सारी स्टेट्स जो एंजॉय करती हैं ऑटोनॉमी, यानी कि सारी स्टेट्स अपने स्टेट्स के कुछ फैसले खुद ही लेती हैं, ऑटोनॉमस होती हैं, मतलब कि सारे फैसले खुद ही लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर क्योंकि ये नेशनल कंसर्न होता है, देश का कंसर्न होता है, इसीलिए स्टेट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है ड्यूरिडिक्शन ऑफ पावर, मतलब इसमें कितनी ज्यादा पावर्स हैं कहाँ पे, है ना, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दूसरा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रोवाइड करता है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, और रिप्रेजेंटेटिव जो है हम चुनते हैं उनके बारे में बताता है। ये गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब होता है कि कोई भी लोग जो कि 18 प्लस से हैं, वो चाहे उनकी कोई भी जाति हो, धर्म हो, कोई भी जेंडर है, कोई भी काले हैं, गोरे हैं, कौन सा जन्म स्थान है, इनको सभी को वोट मिलेगा, एक वोट, है ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, इनसे उनको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, चाहे ठेले वाला हो चाहे मुकेश अंबानी। अब प्रोविजन जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, सबसे पहला लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर रेफर करता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि हम चुन के लाते हैं, वहीं पे एग्जीक्यूटिव रेफर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने जो एमएलए चुना, एमपी चुना, हम प्रधानमंत्री जी को चुना, वो भी एक एमपी है एक एरिया के, है ना। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव रेफर करता है स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, यानी कि ये भी हमारे जनप्रतिनिधि नेता ही होते हैं, जो कि लॉस को जो है जैसे आपने सुना होगा लोकसभा राज्यसभा के अंदर, है ना, एमपीज होते हैं, तो उसमें कुछ एमपी जो लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं, कुछ जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, है ना। और तीसरा है जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि कोर्ट सिस्टम हमारे देश का कहता है, तो कोर्ट सिस्टम हमारे देश का पूरा फ्री है, और जो है मतलब कि उसका सरकार का कोई भी मेल नहीं, कोई भी जो है इंटरेक्शन नहीं है कोर्ट सिस्टम के साथ। अगर कोर्ट ने जो भी फैसला लिया वो जो है उसका खुद का होगा और सरकार उसमें टांग नहीं उड़ा सकती है।
तो जुडिशरी जो हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट है। और इससे क्या है, एक दूसरे के कामों में ये लोग टांग नहीं अड़ाते, लेकिन एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं। इससे क्या है कि बैलेंस बना रहता है पावर का तीनों ऑर्गन। अब फीचर ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स का जो फीचर है, इसको कंसाइंस बोला गया है भारतीय संविधान का, यानी कि दिमाग बोला गया है। ये राइट जो हर नागरिक को प्रोटेक्ट करते हैं आर्बिट्रेरी, यानी कि कोई भी जो है मतलब कोई भी अपनी पावर का गलत फायदा ना उठा पाए आम नागरिक के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है इन राइट्स को, चाहे वो मतलब कि कभी सरकार मतलब कोई पावर में फुल आदमी आपके सामने अगर आपको जो अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गारंटी करेंगे कि आपको जो परेशान ना हो आप लोग, और आप कोर्ट तक जा सकते हैं, चाहे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के खिलाफ हो या फिर पूरी एक स्टेट के खिलाफ हो, गवर्नमेंट के खिलाफ हो, है ना। तो फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर सारे देश के नागरिक बराबर हैं, चाहे उनकी जाति धर्म जो है विचार क्या है कोई भी। राइट टू फ्रीडम यानी कि आजादी का हक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि ऊपर वाले जितने भी, ऊपर और नीचे वाले जितने भी राइट्स हैं उनका हनन ना हो, आपको अपने पूरे जो है अधिकार हैं वो मिले। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आप देश के अंदर कोई भी धर्म अपनाना चाहे अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि जो भी कल्चर आप मानना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, चाहे किसी धर्म के ऊपर हो, जो भी पढ़ाई आपको करनी है। और कल्चर आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप हिंदू हो, आपको जो त्योहार मनाना है आप मना सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, आपको ईद पढ़नी है माइक पे आप पढ़ सकते हैं। दिवाली में आपको पटाखे चलाने हैं, आप चला सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि ऊपर जितने भी राइट्स हैं इन सभी का अगर हनन होता है तो फिर सरकार हमारी मदद करेगी, कोर्ट हमारी मदद करेगा, न्याय दिलाएगा। अब एडिशन टू फंडामेंटल राइट प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने चाहिए जिससे कि देश के अंदर गरीबी कम हो और जो है सभी लोगों को बराबर हक मिले। अब सेकुलरिज्म की बात करें तो ये की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अंदर ये है कि जो भी देश है हमारा, तो इसके अंदर कोई भी जो है धर्म है वो जो पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होगा। स्टेट जो है प्रमोट नहीं करेगी देश को, देश के अंदर किसी भी रिलीजन को। बाकी सभी धर्मों को बराबर माना गया है, सभी धर्मों के त्योहार होंगे, सभी को सरकारी छुट्टी मिलेगी, और ऐसा नहीं होगा कि एक धर्म की छुट्टी है दूसरे की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन दस प्ले करता है क्रूशियल रोल ले करने में, कुछ विचारों को हमारे दिमाग में बैठाने में। इसके अंदर सभी लोग चाहते हैं, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, ताकि और उसके अंदर वो भी लोग हैं जिनको कि हम चुन के लाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कि हम चुन के लाते हैं हम हमारे ऊपर रूल करने के लिए, हमारे नेताओं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब चैप्टर इसकी सारी समरी है चैप्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है रूल्स जिससे कि एक देश को, सोवराइन स्टेट को चलाया जाए, है ना। कंसेंसस क्या है, सभी लोगों का एक इशू के ऊपर एक मत होना। डेमोक्रेसी आपको पता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर लोग एक बड़े स्तर पर अल्टीमेट पावर रखते हैं, और लोग अपने नेता को चुनते हैं, और वो नेता जो है देश को चलाता है, सारी संवैधानिक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको संभालता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी रोल है वो प्ले कर सके। फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार, एक सेट ऑफ राइट्स हैं जो इंश्योर करते हैं सभी लोग आत्मसम्मान से जिए अपने ऑनर के साथ। अब इक्वालिटी की बात करते हैं कि सभी लोग जो बराबर हैं, सारे ऊपर नीचे नहीं है, कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा देश के अंदर किसी के साथ। मेजोरिटी की बात करते हैं, लोग जो कि ज्यादा नंबर में होते हैं, जैसे कि हमारे देश में हिंदू ज्यादा नंबर है, या फिर मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम ज्यादा नंबर है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियंस है, उसकी बात करते हैं। माइनॉरिटी जो कि लोग कम होते हैं, तो दुनिया के अंदर हिंदू माइनॉरिटी है ना। उसके बाद फेडरलिज्म की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज सिस्टम है। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या है, जो भी पर्सन जिसको हमने इलेक्ट किया है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है, जनरल इलेक्शंस के थ्रू वोट दिए हैं हमने, ताकि वो हमें देश को चला सके। अब सेक्युलरिज्म की मैंने बताया कि कोई देश के अंदर पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा और सारे धर्म बराबर। तो ये था अपना चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू। माय नेम इज आकाश शर्मा, और प्लीज देखते रहिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।